ये कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और इसकी परंपरा कितनी पुरानी है? मेरे पीढ़ियों से होता हुआ आ रहा है। परदादा ने शुरुआत की थी गांव भुंगड़ा से। तो ये चोपड़ा वाचन में क्या होता है वैसे? 1890 से जो है वो पंड्या जी का परिवार ये काम कर रहा है। तो दक्षेश जी, ये करने के पीछे क्या कारण होता था? और आजकल का युग परिवर्तित हो रहा है, तो हमारी यही उद्देश्य है कि धर्म को जोड़ा जाए। भटेवर हमारा मूल स्थान था। तो पिताजी के साथ में आपने कितने साल तक ये चोपड़ा वाचन भाग लिया और कैसे इसको सीखा? कैसे इसका अपने को निर्देशन करना है लोगों को, उसके बारे में उन्होंने मुझे निर्देश। जो आप ये चीज बनाते हैं उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या विषय वस्तु आप शामिल करते हैं? दीपावली के बाद देव उठने की ग्यारस होती है, तब से इसका प्रारंभ किया जाता है। तो वो लोग आज भी इस गणना को लेकर के और इस शास्त्र को लेकर के और उस जगह की मान्यता को लेकर के आज से हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये कहाँ से आते हैं लोग? लेकिन आज से कुछ समय पहले जब गाड़ियां नहीं थी तो लोग पहले दिन से आ जाते थे। किस किस चीजों के बारे में अपन बताते हैं जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हो? इस वर्ष की जो संक्रांति थी वह शेर पर बैठी। तो ये भाव अब कम होने वाले हैं या बढ़ने ही वाले हैं इस साल? तो ये जो मकर संक्रांति का जो चोपड़ा वचन कार्यक्रम होता है, जी हाँ। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है? तो किन किन गाँव में भ्रमण होता है? तो ये मकर संक्रांति पर यह जो चोपड़ा वचन होता है, इसको सुनने से क्या लाभ होता है? और श्रवण, स्मरण और दर्शन तीनों करने से हमें हजारों गायों का दान करने जैसा फल प्राप्त होता है। तो मकर संक्रांति क्या है और उसका क्या महत्व है? तो जगा हुआ आदमी या भगवान सभी का पूर्ण करता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उत्तरायण भगवान का शरीर है। भविष्य के गर्भ में क्या है और भविष्य कौन देख सकता है? हम केवल संभावनाएं और आशंकाएं ही जता सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भविष्य को देख लेते हैं या कुछ ऐसी संभावनाएं और ऐसे भविष्यवाणियां व्यक्त कर देते हैं जो आने वाले समय में कई बार सच साबित होती है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ में एक ऐसी ही शख्सियत हैं जो भविष्य का वाचन करते हैं, भविष्य की गणनाओं को देख लेते हैं और उसके बारे में लोगों को बताते हैं। और ये सिलसिला आज से नहीं 100 साल पुराना है और 100 साल से ये सिलसिला मकर संक्रांति पर चल रहा है और इसको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग माहीडैम क्षेत्र के पास में स्थित भुंगड़ा गांव में पहुंचते हैं। तो आज हमारे साथ में है दक्षेश जी पंड्या, जो चोपड़ा वाचन करते हैं, यानी कि भविष्य बताते हैं। साल भर की विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में, मौसम के हाल के बारे में, फसलों के बारे में और राजनीतिक स्थिरता के बारे में सारी जानकारी वो देते हैं और कई बार ये जानकारी अक्सर सच साबित होती है। तो आइए मिलते हैं दक्षेश जी पंड्या से और बात करते हैं उनके इस सफर के बारे में और जानते हैं उनकी इस कला के बारे में, इस विद्या के बारे में और सीखने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सबक जो हमारी भी जिंदगी में काम आ सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दक्षेश जी पंड्या। दक्षेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका BBC राजस्थान में। बहुत बहुत स्वागत। और हम ये सबसे पहले बातचीत शुरू करें उससे पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये चोपड़ा वाचन होता क्या है और ये कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और इसकी परंपरा कितनी पुरानी है? धन्यवाद भाई साहब, आपको बहुत बहुत। हमारा जो चोपड़ा वाचन है मेरे पीढ़ियों से होता हुआ आ रहा है। इसके लिए मेरे दादाजी परदादा ने शुरुआत की थी गांव भुंगड़ा से। सन 1890 से इसका कार्यक्रम चलता हुआ आ रहा है। अच्छा जी हाँ। और इसमें मैं चौथे नंबर का आया हूँ। चौथी पीढ़ी हूँ मैं। और अभी बिल्कुल लोगों की श्रद्धा से इस कार्यक्रम को हम पूर्ण आस्था और श्रद्धा से कर रहे हैं। जी हाँ। तो ये चोपड़ा वाचन में क्या होता है वैसे? चोपड़ा वाचन में हमारी जो भविष्यवाणी होती है साल भर के लिए होती है और इसमें पंचांगों के आधार पर और माँ संक्रांति के क्या पहन रखा है, क्या खा रखा है और क्या किसके ऊपर बैठे हुए हैं, आगे किसको बैठाए रखा है, आगे किसको सारथी के रूप में रखा है, उसके आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं। तो दक्षेश जी, ये जो आपने बताया चोपड़ा वाचन, तो मैं आपको बता दूं दर्शकों कि चोपड़ा वाचन यानी कि भविष्यवाणी करना या ज्योतिषीय गणना के अनुसार आने वाले साल में क्या क्या चीजें होने वाली हैं उसके बारे में एक अनुमान लगाना। और ये पिछले 100 साल से भी अधिक समय से चल रहा है। बिल्कुल। 1800 कौन सा सन बताया? 1890 से जो है वो पंड्या जी का परिवार ये काम कर रहा है। दक्षेश जी चौथी पीढ़ी है। इससे पहले इनके पिताजी
प्रकाश जी पंड्या ये चोपड़ा वाचन का काम करते थे और हमने उनसे भी मुलाकात की है, उनसे भी बात की है और उनके बारे में भी हमने बहुत कुछ सीखा है। तो दक्षेश जी ये करने के पीछे क्या कारण होता था और इस परंपरा को जब आपके परदादा जी ने या जो 1890 में जब इसकी शुरुआत हुई, तो उस समय की कोई कहानी याद है आपको कैसे शुरू हुआ ये? एक्चुअल में देखा जाए तो इतना पुराना तो कोई ध्यान में नहीं है, हुँ, पर हमारा जो उद्देश्य है आजकल की जो संस्कृति है उसका विशेष रूप से संरक्षण, गायों का संरक्षण, धर्म का संरक्षण। आजकल का युग परिवर्तित हो रहा है, सभी युवा लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं और अपना धर्म जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डूब रहा है, हुँ, धर्म को तोड़ा जा रहा है। तो हमारी यही उद्देश्य है कि धर्म को जोड़ा जाए, हुँ, धर्म से विमुक्त न करके इस हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए जो हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। और इसमें गौ माता के संरक्षण के बारे में पूरा बताया जाता है, गायों को किस प्रकार से उनकी क्या सेवा की जाए, गाय की कैसे रक्षा की जाए, परिवार में गाय का क्या महत्व है और हमारे समाज में गाय का क्या महत्व है। हुँ, इसके साथ में जो युवा लोग हैं, जो आज की पीढ़ी मोबाइल और जितने भी खराब जो कर्म कर रहे हैं उनको कहाँ न कहाँ किसी न किसी रूप में उसको कैसे रोका जाए, इसमें उनके घर के परिवार के लोग जो लोग आते हैं उनको बताया जाता है, उनको समझाया जाता है कथाओं के माध्यम से, ताकि उनके अंदर वो चीज गलत रूप नहीं ले बराबर। और वो बराबर अपना परिवार संभाल सकें, अपने धर्म की रक्षा कर सकें और अपने गायों की रक्षा कर सकें। तो सबसे पहले तो अब आप अपने बारे में कुछ बताएँ कि बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ। मूल गाँव कहाँ का है आपका? हाँ। और कहाँ से पढ़ाई-लिखाई की? बराबर बराबर। हमारी पीढ़ी ऐसे हम उदयपुर से आए हुए हैं, मेवाड़ से आए हुए हैं। भटेवर हमारा मूल स्थान था, वहां पर से हमको भूंगड़ा रखा गया। हुँ, भूंगड़ा में हमारा जो पूजा पाठ चलता था और रोज हम पूजा पाठ और दान दक्षिणा से हमारा परिवार चलता था। धीरे धीरे हमारा परिवार भूंगड़ा से हमको यहाँ के राजा ने यहाँ पर बांसवाड़ा में शिफ्ट किया। उसके बाद में हमारा जो गांव था वो जानामेड़ी रखा गया। हुँ, जानामेड़ी में हमको जगह दी गई, पूजा पाठ करते थे। जानामेड़ी से हमको फिर कुपड़ा में स्थापित किया गया हुँ, और कुपड़ा में स्थापित होने के बाद और हम रोज दान दक्षिणा के लिए राजा के महल में आते थे। राजा हमें जो भी देता था उससे हमारा परिवार चाकर चलता था। फिर अभी लगभग 2000 सन 2000 से में हमारा परिवार बांसवाड़ा में शारदा कॉलोनी में शिफ्ट हो चुका है और हम वहीं पर अभी रह रहे हैं। मेरा जन्म कुपड़ा में हुआ था, हुँ, वहीं से पढ़ाई सब प्रारंभ किया। 12वीं तक बांसवाड़ा में पढ़ने के लिए आया, 11वीं 12वीं बांसवाड़ा में पढ़ाई की। उसके बाद में आगे की पढ़ाई उदयपुर के लिए गया था मैं, हुँ। वहां से कंप्लीट करके पूर्ण करके वापस आया। तब पिताजी से इस बारे में थोड़ा थोड़ा सीखने का हुनर चालू किया था और आज उसका पूर्ण रूप दे रहे हैं। अच्छा, तो पिताजी के साथ में आपने कितने साल तक ये चोपड़ा वाचन में भाग लिया और कैसे इसको सीखा आपने? बराबर, पिताजी के साथ में घर पे भी इसके बारे में अध्ययन कराते थे कि इसको शास्त्र को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है और किस हिसाब से इसका अपन निर्णय निकाल सकते हैं। हुँ, उसके बाद में मैं उनके साथ में जब भी ये चौपड़ा वाचन होता था संक्रांति पे, भूंगड़ा में हुँ, उनके साथ में जाता था, वहां पर बैठते थे, लोगों से परिचय बढ़ा और क्या कैसे इसका अपने को निर्देशन करना है लोगों को, उसके हुँ। बारे में उन्होंने मुझे निर्देश। तो ये जो चोपड़ा वाचन की ये जो परंपरा होती है या चोपड़ा लिखना जिसको कहते हैं या जो आप ये चीज़ बनाते हैं, उनमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं? क्या-क्या विषय वस्तु आप शामिल करते हैं? बिल्कुल बराबर है। तो ये ऐसे देखा जाए तो हमारा चौपड़ा वाचन का कार्यक्रम जो है दीपावली के बाद देव उठनी 11 होती है, तब से इसका प्रारंभ किया जाता है हुँ, और इसको करने में समय लग जाता है मुझे। उसका पूरा निर्णय निकाला जाता है, जितने भी पंचांग होते हैं उनको आधार बनाया जाता है अच्छा। और पंचांगों में सब प्रकार की जो गणना होती है उन गणनाओं को उल्लेखित किया जाता है, उसको समझा जाता है और फिर उसके आधार पर पूरा निर्णय निकाला जाता है। हुँ, हाँ। तो इनमें क्या-क्या चीज़ें रहती हैं? उसमें जैसे कि सबसे पहले हम जो देखा जाता है संक्रांति किस माह में आ रही है, किस तिथि को आ रही है। जैसे कि अभी की जो संक्रांति है वो 11 तिथि है आई थी, हुँ, ठीक है ना। तो 11 तिथि है, भगवान की तिथि है और भगवान के भक्तों की तिथि है। हुँ,
भगवान की भक्ति करने वालों की तिथि है। तो अपन अभी उसका निर्णय और उसका जो मैंने उस दिन प्रवचन में कहा था कि इस वर्ष भविष्यवाणी भी की थी कि इस वर्ष भगवान की भक्ति करने वालों पे वजन रहेगा। तो अपन अपने माघ मेले में अभिमुक्तेश्वर जो देख रहे हैं जगत गुरु का, कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। वो क्या कह रहे हैं और लोग क्या समझ रहे हैं, वहां की सरकार क्या समझ रही है, यानी कि उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता ही। तो ये जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वाला जो पूरा प्रकरण हुआ, जी हाँ, तो वो इन ग्रहों की वजह से माना जा रहा है कहीं ना कहीं हमारी भविष्यवाणी कहीं ना कहीं उससे अटैच हुई। इस दृश्य से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ा। अब उसके कारण इसके कारण प्रभाव पड़ा, ये भी हो सकता है, या कहीं और भी इन चीजों में अटैच हो सकता है, लेकिन मैं तो इसी का मानता हूं कि कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं कि इस समय भी मतलब लगभग चोपड़ा वाचन को 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। 1890 से ये प्रारंभ हुआ था। चौथी पीढ़ी दक्षेश जी ये चोपड़ा वाचन करते हैं। और भूंगड़ा कस्बा है जो यहाँ से करीब 15 से 20 किलोमीटर के आसपास दूरी है उसकी। और आज भी मकर संक्रांति के दिन उस चोपड़ा वाचन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं और इस पूरे भविष्यवाणी को, साल भर के इस अनुमान को सुनते हैं। तो दक्षेश जी, ये मोबाइल का जो युग है, ये आधुनिक जो युग है, ये टीवी का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें भी जो है वो इस तरह की चोपड़ा वाचन को सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे, क्या कारण है इसका? सही बात करी आपने। देखो, आज का युग बहुत बदल गया है ना। सभी प्रकार का इंटरनेट सभी के पास में उपलब्ध है और हर कोई जो चाहे वो अपना देख सकता है मोबाइल पर। लेकिन लोगों की आस्था और श्रद्धा, उनका विश्वास है कि यहाँ से जो भविष्यवाणी है, यहाँ से जो बोला जाएगा वो बिल्कुल सटीक निर्णय से रहेगा। और उसी को अमल लाते हुए आज हमारी चौथी पीढ़ी है, तो उन लोगों की भी चौथी पीढ़ी हो सकती है या और ज्यादा पीढ़ी आ सकती है। तो वो लोग आज भी इसको, इस गणना को लेकर के और इस शास्त्र को लेकर के और उस जगह की मान्यता को लेकर के आज से हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ, क्योंकि जब चोपड़ा वाचन शुरू हुआ था तब से लेकर के आपकी चौथी पीढ़ी आ गई है। बिल्कुल बराबर। तो जो सुनने वाले हैं उनके भी चौथी पांचवी पीढ़ी रही होगी। बिल्कुल सही बात करी। तो ये परंपरागत जो उनके वंशानुगत लोग हैं, परिवार के लोग हैं, ये आगे बढ़ा रहे हैं और वो बिल्कुल उनको पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से जो बोला जाएगा वो सत्य होगा। तो उसी के आधार मान करके वो अपना फसल है, अपना परिवार है, और उनके साल भर में जो भी व्रत उपवास जो करने पड़ते हैं वो हमसे ही निर्णय लेकर के किया जाता है। तो ये कहाँ से आते हैं लोग यहाँ? इसमें एक तो अपना बांसवाड़ा जिला तो आता ही है, लगभग हर जगह से आते हैं। गुजरात से भी आते हैं लोग, मध्य प्रदेश से भी आते हैं, प्रतापगढ़ जिले से भी आते हैं, और आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं बिल्कुल बिना बुलाए, बिना किसी प्रचार के और बिना किसी के आधार लिए हुए, बस उनको 14 जनवरी को हमको भूंगड़ा जाना है। बस एक मन में उतरा। अभी तो ठीक है, गाड़ियों की सुविधा हो गई है लोगों के पास में, लेकिन आज से कुछ समय पहले जब गाड़ियां नहीं थी तो लोग पहले दिन से आ जाते थे। अच्छा। और वहां के लोग उनकी सेवा करते थे। जब वो बाहर से लोग आते थे तो अपने साथ में गायों के लिए चारा लेकर के आते थे, और पूरे गांव में जितना भी रास्ता है, सड़कें हैं, वहां पर गायों के लिए पूरा चारा बिछाया जाता था। अच्छा। बिल्कुल। और उनके ऊपर जो लोग थे वो उसको प्रणाम करके फिर आगे बढ़ते थे। इतनी श्रद्धा बनी हुई थी। और गाय भी थी। अब तो समय बदल गया है, गाय भी खत्म हो गई है, गाय वहां पर नहीं दिखती है मेरे को। मैं उनको समझाता हूँ कि वो चीज वापस आनी चाहिए, तो ही अपना भविष्य और अपना जो समय है वो सुधरेगा। मकर संक्रांति को जैसे कि दान पुण्य का समय भी कहते हैं, और वो जो दिन होता है विशेष रूप से उसको संक्रांति स्नान का भी महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। पवित्र नदियों में लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, और खास करके दान करने का विशेष महत्व होता है। जैसा कि पंड्या जी बता रहे हैं, अभी तो साधन हो गए हैं तो लोग वाहनों से वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन आप सोचिए कि 100 साल पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी, और उस समय भी इसी तरह से हजारों लोग आते थे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के इलाकों से, और वो कई कई दिन पहले अपने घरों से पैदल निकल जाते थे, क्योंकि उनको 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन भूंगड़ा में पहुंचना होता था। और उसके अपने साथ में खाने पीने का सामान, पशुओं के लिए चारा, कई तरह का दान वो ले करके निकलते थे। और वहां पे चोपड़ा वाचन होता, और वहां पूरी जानकारी लेने के बाद में फिर वो कई दिनों तक चलने के बाद में अपने घर पहुंचते थे, और उन भविष्यवाणियों, अनुमान के अनुसार ही अपना पूरा साल निकालते थे। तो दक्षेश जी, ये जो अनुमान जो अपन लगाते हैं, जो लोग वहां आते हैं, तो उनमें क्या किस किस चीजों के बारे में अपन बताते हैं जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई होती है? बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारा जो शुरुआत होती है धर्म सभा से होती है। अच्छा।
और लोगों को पौराणिक कथा सुनाई जाती है हम्म, और उसमें उनको बहुत ही श्रद्धा और भाव से सुना जाता है और इतना हजारों की संख्या में भी इतना पिन ड्रॉप साइलेंट होता है कि कोई भी वहां से हिलता नहीं। अच्छा। बिना किसी पुलिस की जुगाड़ भी आवश्यकता नहीं होती है, हमको किसी को नहीं कहना पड़ता कि चुप रहिए भाई, और बिल्कुल आराम से और शांति से और धैर्य से उसको सुनते हैं। हम्म, और उसके बाद में साल भर का जो चौपड़ा वाचन का जो सार होता है वो बताया जाता है हम्म, और फिर उसके बाद में भविष्यवाणी बताई जाती है। अच्छा। और उस वर्ष का जो राजा कौन है, उस वर्ष का संवत्सर क्या है, उस वर्ष का प्रधानमंत्री कौन है, उस वर्ष किसने धन का राजा बनाया है, फसल का राजा कौन है, सेना का राजा कौन है और वर्षा का राजा कौन है, इन सब का निर्णय करके उनको फिर समझाया जाता है। रोहिणी किस भाग में बैठी हुई है, रोहिणी से ही हमारे यहाँ पर बारिश का जो होता है वो निशान बनाया जाता है और वो किस भाग में आई है, किसके घर पे आई है, अलग अलग उसके भाग है। वो समुद्र ज्योतिषीय में, गणनाओं के हाँ, अनुसार वो समुद्र सारा। में अलग अलग भाग बनाए हुए हैं और उन भागों में वह किस भाग पर बैठी हुई है, किनारे पर बैठी हुई है, बीच में बैठी हुई है, कि उसके आधार पर उसका निर्णय लिया जाता है कि वह क्या वर्ष का फल देगी, मतलब बारिश कैसी होगी बारिश और कैसी होगी, कैसी फसल कैसे फसल होने कैसी वाली है। होगी, बिल्कुल सही बात। अच्छा। हाँ, और उसमें कितने स्तंभ मिले हुए हैं, उन स्तंभ के आधार पर हम निर्णय लगाते हैं। बस यही इसका सिस्टम बनाए रखा है। और ये तो हो गया मौसम की बात, फसलों की बात और लोगों के जीवन से जुड़ी हुई बातें। बिल्कुल सही बात। फिर हम जो है इसमें राजनीतिक भविष्यवाणियां भी कई बार होती हैं जी कि हाँ, देश में क्या हालात रहने वाले हैं, तो इस हाँ बार क्या हालात रहने वाले हैं। हाँ, जैसे कि संक्रांति जब माता आती है तो किसी न किसी पे सवार होकर के आती है। इस वर्ष की जो संक्रांति थी वह शेर पर बैठी हुई है। अच्छा। ठीक है, शेर क्या है, जंगली राजा है, जंगल का राजा है, मांसाहारी है, किसी को छोड़ता नहीं है। तो शेर जो होता है सभी का राजा है, तो मांसाहारी देश का जो राजा है, आज अमेरिका को देख लेते हैं अपन, वहां पर मांसाहार भी पनपता है, वो लोग इसका उपयोग भी करते हैं, तो मांसाहारी देशों पर बहुत भार रहेगा। अच्छा। और वो अपनी मन की मर्जी का बादशाह रहेगा, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जैसे अमेरिका ईरान अभी कर हाँ रहे हैं, बिल्कुल, जो सारी चीजें। वह जो अपने मन में धारा हुआ है मेरे को ये काम करना है, तो वो उसको किसी का भी परवाह किए बगैर उस चीज को काम पूर्ण करेगा। तो ये संक्रांति के वाहन के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। और भारत पर क्या असर हाँ, पड़ेगा। तो आगे जैसे कि घोड़ा लगा रखा है, उपवाहन जो घोड़ा है इस वर्ष, तो घोड़ा जो है शाकाहारी है लेकिन वो भी राजा है, और इसके ऊपर अपन दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, सवारी करते हैं, तो इस वर्ष दूल्हा दुल्हन और उसके ऊपर भार रहेगा। अच्छा। हाँ, लग्नों पे वजन रहेगा, इस बार लग्न कम है, गणना के अनुसार भी लग्न कम है, बहुत कम है, ठीक है ना। और ये राजा है तो ये शाकाहारियों का राजा है। अच्छा। तो जिस प्रकार से वह मांसाहारियों का राजा है, ये शाकाहारियों का राजा है, तो दोनों राजाओं में तनातनी रहेगी। अच्छा। हाँ, और जिस प्रकार से शाकाहारी राजा अपनी मर्जी के बादशाह बने रहेगा, वो भी अपनी मर्जी में आएगा, वो काम करेगा, वह किसी को देखने वाला नहीं है। मतलब आपका इशारा भारत की तरफ है। बिल्कुल 100%। और वो अपने मर्जी से आगे बढ़ेगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई रुकावट कोई भी रोकना चाहेगा वो नहीं रुकेगा, और अपना राजा जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा। बिल्कुल। तो मतलब देश की जो स्थिति है वर्तमान में, जो खींचतान हाँ, चल रही है, बिल्कुल चाहे टैरिफ को लेकर के अमेरिका से हो या बिल्कुल सही बात। और ये अभी यूरोपियन यूनियन के साथ में मदर ऑफ ऑल डील्स भी हुआ, बिल्कुल बिल्कुल तो भारत जो है वो अब मजबूती से अपने कदम मजबूती से आगे। अपना दावा पेश करेगा और वह किसी की वश में आने वाला नहीं है। भले पीछे वाला राजा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन घोड़ा कभी भी रुकता नहीं है, वो आगे ही बढ़ता रहेगा। तो भारत हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, यही हमारा भविष्य कहता है। अभी जैसे ये महाराष्ट्र में देखें तो वहां पे अजित पवार जी की डेथ हो गई, बिल्कुल। तो वहां पे इस तरह की कोई घटनाएं भी जो है वो। हाँ बिल्कुल, स्वाभाविक प्रक्रिया थी। इस वर्ष का प्रधानमंत्री मंगल है, मंगल अग्नि जानित घटनाएं करता है, अग्निकांड करता है, और दूसरा इस संवत्सर में आगजनी घटनाएं हैं, आपातकालीन घटनाएं हैं, और हवाई दुर्घटनाएं हैं, ये सब योग बन रहा है। आतंकवाद की घटनाओं पर नियंत्रण करने की सरकार कोशिश बहुत करेगी इस बार। आतंकवाद को कैसे रोका जाए, इसके लिए सभी देशों को मिलान करके उसमें भारत अग्रणी रहेगा। हाँ, और वो किस प्रकार से इस पर नियंत्रण कैसे कसा जाए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटना फिर हो सकती है, संभावना है, कहीं न कहीं
नहीं होगी तो भी इस प्रकार से घटनाएं करके भी उसको रोकने की कोशिश की जाएगी, ऐसा निर्णय कह रहा है। इस वर्ष माता संक्रांति ने जैसे कि पीली चीज पहन रखी है ना, और तो पीली चीज है तो पीली चीज अपन उसके ऊपर महंगाई बढ़ रही है। अच्छा। पीली चीज में जैसे कि अपन सोना देख लें, सोने का भाव आसमान पे चढ़ रहा है अभी, है ना, तो वो इसी कारण से बढ़ रहा है। अच्छा। और हाथ में माता जी ने चांदी का खप्पर पड़ ले रखा है, तो चांदी का खप्पर यानी कि चांदी भी आसमान पे आगे बढ़ रही है। अच्छा, सोना चांदी के जो भाव बढ़ रहे हैं वो भी माता जी के वो उनके ऊपर निर्भर करता है। निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भाव अब कम होने वाले हैं या बढ़ने ही वाले हैं इस साल? बहुत अच्छी बात करिए, पर मुश्किल लग रहा है ये। और हाँ, दूसरी बात ये जैसे कि इस बार संक्रांति का जो मिलन हो रहा है वो दिन के समय में हो रहा है। अच्छा। है ना, इसका अलग अलग जैसे दिन में भी मिलता है, सुबह भी मिलता है, शाम को मिलता है, रात में भी मिलता है। अभी जो संक्रांति का संक्रमण जो है वो दिन में हो रहा है, तो दिन का समय है, व्यापार का समय है, उद्योग धंधों का समय है। तो अपन व्यापार पे भी अभी देख रहे हैं, चारों तरफ व्यापार पे भी बहुत शिकंजा कसा जा रहा है, उद्योग धंधों पर भी कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है ना, और शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो रहा है। और आयात निर्यात जितनी भी चीजें हो रही हैं उनके ऊपर ये जो टैक्स बन रहे हैं वो सब यही प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, ये जब ज्योतिषी गणना वही कह रही है, और ये साल ऐसा ही रहेगा। तो जैसे ये अभी आपने मकर संक्रांति के जो लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे वो देवी के स्वरूप के हो या उनके वाहन का हो, उनके आयुध का हो, जो हाथों में क्या है, किस तरह के वस्त्र पहन रखे हैं, उसके अनुमान लगाते हैं। तो नवरात्रि में भी इसी तरह का एक अनुमान लगाते हैं कि इस बार नवरात्रि जो है वो देवी किस रूप में आ रही है, किस वाहन पे आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी चैत्र आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका क्या अनुमान रहता है? वो देखो, ये नवरात्रि है जो है माँ दुर्गा है ना, और असुरों का नाश करने के लिए आती है, तो उसका भी अलग अलग स्वरूप है, और वो अपने स्वरूप के आधार पर अपना निर्णय दे देती है कि उसको क्या करना है, कैसे होगा, तो वो उसका स्वरूप निर्धारित करता है। अच्छा। हाँ, जिस प्रकार संक्रांति है वो संक्रांति अपना स्वरूप निर्धारित करती है, माता नव दुर्गा है वो भी अपने स्वरूप के आधार पर अपने उस समय का जो निर्धारण करेगी, या उस समय जो होने वाला है उस प्रकार की जो घटना है वो सभी उसी के ऊपर निर्भर करती है। तो ये जो मकर संक्रांति का जो चोपड़ा वचन कार्यक्रम होता है, जी हाँ, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है? हाँ बिल्कुल। ऐसे हमारे जो संक्रांति वाचन जो है वो सबसे पहला उसकी शुरुआत ग्राम जानामेड़ी से होती है। अच्छा। हाँ, ग्राम जानामेड़ी में ऐसा हुआ था कि वहां पर माता सती है, वहां पर सती प्रथा उस वक्त की बात है, तो सती प्रथा चल रही थी, तो वहां सती जी थे वो बिल्कुल हमारे अच्छे भक्त थे, और वो बिल्कुल इनका सम्मान करते थे, और हमें जानामेड़ी गांव गोद दिया गया था। अच्छा। हमारे दादा परदादाओं को, और पूरा गांव हमको गोद दिया गया था, और पूरा गांव हमारे नाम से लिखित कर दिया था कि पूरा गांव आपका है। लेकिन समय अनुसार हम भी भोले रहे, ब्राह्मण है, इन चीजों का ध्यान में नहीं रहा, और गांव बट गया। लेकिन माता सती का आशीर्वाद बना, और हम आज जो विश्व है वो उसी का आशीर्वाद है। हम साल भर में जब भी मौका मिलता है वहां पर जाकर के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा। बिल्कुल, हमारा परिवार वहां पर जाता है, उनका आशीर्वाद लेता है, और उनके आशीर्वाद से ही हमारा पीढ़ी चल रही है। संक्रांति का प्रारंभ भी उसी गांव से होता है। अच्छा। एक बार हमने इस चीज को छोड़ दिया था, तो उसका दुष्प्रभाव हमारे परिवार पे पड़ा था, और फिर हमने माता सती से वापस माफी मांगी, और उसकी उनसे विनम्रता किया, और उसके बाद में हमारे परिवार में वापस सुदृढ़ीकरण हुआ, सही वापस एक लाइन पर आए, और इसके बाद में पिताजी का आदेश हुआ कि नहीं, यहाँ से शुरुआत होगी, उसके बाद में ही सभी गाँव में जाना पड़ेगा। अच्छा। तो इसलिए मैं अलग अलग शुरुआत यहाँ से करके फिर अलग अलग गाँव में जाता हूँ, वहां पर माता जी के दर्शन करते लोग, और फिर उसका पूर्ण रूप दिया जाता है। अच्छा। सभी गांव के लोग उसको सम्मानित करते हैं, इकट्ठे होते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं, और फिर इसको पूर्ण रूप दे करके अंतिम में 14 जनवरी को भूंगड़ा में इसका पठन किया जाता है। अच्छा, तो किन किन गाँव में भ्रमण होता है? जैसे कि सबसे पहले जानामेड़ी, उसके बाद में लोधा है जो अपने निकटस्थ है, उसके बाद में तेजपुर गांव है, सालिया डोंगरी है, और उसके बाद में हड़मतिया है, नवा टापरा है, और उसके बाद में घाटे की नाल है, और फिर उसके बाद में सीधा भूंगड़ा। जी हाँ। तो ये जब वहाँ पे
जब वाचन होता है या सारी चीजें होती हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी आते होंगे जो इस पर भरोसा नहीं करते होंगे हाँ बिल्कुल। या जो इसका विरोध भी करते होंगे, तो ऐसा क्या सामना करना पड़ा आपको, पिताजी को, आपने देखा हो? हर चीज में कहीं ना कहीं कमियां होती है। लोग हमारे पास तक तो नहीं आता है, हम्म। लेकिन वहाँ की जो युवा टीम है हमारी, हम्म। बुंगड़ा समाज सेविका जो बना हुआ है, बुंगड़ा से संक्रांति एक पूरा संगठन बना हुआ है वहां पर, हम्म। वो लोग ही इस चीज को नकार देते हैं अच्छा। और वो इस चीज को हावी होने ही नहीं देते हैं। और वो इस हिसाब से उनको टैकल करते हैं कि बिल्कुल सही है और प्रगड़ है और यहाँ पर कोई प्रकार की गलत गतिविधि होती ही नहीं है। हम्म। कोरोना जैसी महामारी हुई थी, है ना, हम्म। तो इस को बचाने के लिए स्पेशल वहां से कुछ लोग इकट्ठे हुए और मुझे स्पेशल बुलाया गया कि इसका खंडन नहीं होगा। हम्म। और उस वक्त भी गांव के 5-10 लोग इकट्ठे हुए और हम इसका सम्मान हुआ और मुझे भी साफा पगड़ी बांध करके वहां पर बैठाया गया और हमने भविष्यवाणी जो बातचीत थी। 5-10 लोगों के बीच में, हाँ मतलब बिल्कुल। कोरोना काल में भी जो कोरोना है काल वो में भी इसको रोका नहीं गया। खंडित नहीं हुआ है। खंडित ऐसा लोगों की आस्था है, श्रद्धा है और बड़े मन से लोग करते हैं। इस मकर संक्रांति में क्या खास रहा इस बार? क्या अच्छा। मकर संक्रांति में क्या खास है? इस बार की मकर संक्रांति अभी मैंने बता दिया कि शहर पे बैठ करके आ रही है, आगे घोड़ा दौड़ा हुआ है, तो सभी मांसाहारी और शाकाहारी डिशों पर थोड़ा थोड़ा वजन रहेगा, भार रहेगा। और माता जी ने जैसे कि पीले वस्त्र वो पहन रखे हैं, पीली चीजें महंगी होंगी, हाथ में चांदी का कपर है, चांदी भी महंगी हो रही है और हाथों में तलवार ले रखी है माता जी ने, गदा आयुध हाथ रखा है। तो लड़ाइयाँ जिस देशों में हो रही है वहां पर अभी बंद होने वाली नहीं है और वो देश आपस में और उनके बीच में युद्ध की संभावनाएं चलती रहेंगी, युद्ध बंद नहीं होंगे। ठीक है। और कुमारी अवस्था में यानी कि ज्यादा उम्र वाली माता जी नहीं है, तो जो भी युवा लोग हैं उनके ऊपर भी वजन ज्यादा रहेगा। आतंकवादी घटनाएं भी होंगी और उसके बाद में दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा रहेगी, गाड़ी घोड़ों से दुर्घटना ज्यादा होंगी, तो उनको बिल्कुल संभल करके अपना समय निकालना है और किसी प्रकार से इधर उधर नहीं उलझे और शांति से काम लेने का है। और शास्त्रों में देखा जाए तो इस वक्त शनि का कोई पलटा नहीं हो रहा है, तो शनि भी इस वक्त किसी के ऊपर पनौती का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिनका जो पुराना चलता हुआ उस साल से आ रहा है वही चल रहा है, ऐसा। तो ये मकर संक्रांति पर ये जो चोपड़ा वाचन होता है, इसको सुनने से क्या लाभ होता है? हाँ बिल्कुल सही। संक्रांति श्रवणे राज्यम, कि संक्रांति का श्रवण करने से राज्य के बराबर सुख प्राप्ति होती है। अच्छा। और स्मरण करने से हमें राज्य की प्राप्ति हो इतना फल मिलता है और इसके दर्शन करने से हमारे सभी पापों का नाश होता है। और श्रवण, स्मरण और दर्शन तीनों करने से हमें हजारों गायों का दान करने जैसा फल प्राप्त होता है। अच्छा। बिल्कुल। यानी कि संक्रांति भगवान सूर्य अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, स्वराशि में आ रहे हैं, तो इतना इसका फल मिलता है। इसलिए हमें इस दिन बिल्कुल सुबह उठ करके तिल से स्नान करने का है, तिल का दान करने का है, तिल का हवन करने का है और तिल को जितना भी हो सके कहीं ना कहीं दान करने से हमें, जिस प्रकार से तिल का जितना छोटा भाग है, तिल कितना छोटा होता है ना, उतना एक तिल दान करने से हजारों वर्षों का फल मिलता है, तो इतना तिल दान करने से हमें कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अच्छा। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये मकर संक्रांति जैसे युवाओं में तो प्रचलन है कि पतंग उड़ाना है, मकर संक्रांति यानी कि पतंग उड़ाने से उनको मतलब होता है। बिल्कुल सही बात। वैसे मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है? हम आज की युवा पीढ़ी को अगर समझाना चाहें तो मकर संक्रांति क्या है और उसका क्या महत्व है? मकर संक्रांति सबसे बड़ा त्योहार है जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से मनाते हैं, है ना। लोहड़ी मनाते हैं, कोई अलग प्रकार से पोंगल बनाता है, तो अपना ये त्योहार संक्रांति वाला है वो अपना हिंदुओं का मुख्य त्योहार और इसे बड़े जोर शोर से मनाया जाना चाहिए। पतंगबाजी करना आनंद लेने का समय है। पतंग उड़ाने से क्या होता है कि अपने सभी दुख दर्द उड़ जाते हैं, ऐसा अपन मानते हैं। तो पतंग उड़ाना एक अच्छी बात है, लेकिन पतंग से होने वाली दुर्घटनाओं को भी नियंत्रित करना है। आज की युवा पीढ़ी अपन देख रहे हैं किस प्रकार से धागे लाते हैं। हाँ, ये चाइनीज मांझा, बिल्कुल चाइनीज मांझा लाते हैं। अपने मजे के लिए अपन किसी और को दुख दे रहे हैं। जानवरों को कोई चीजों से लेना देना नहीं है, लेकिन वो जानवर इन धागों के बीच में आ जाते हैं, परिंदे कट जाते हैं, तो उनको नुकसान होता है, लोगों को भी नुकसान होता है। आज भी चाइनीज हाँ, मांझे से दुर्घटनाएं हो रही है, बिल्कुल किसी दुर्घटना गर्दन होती कट रही है। है।
मेरा बच्चा अभी वेटरनरी डॉक्टरी कर रहा है, तो उनको स्पेशल रोका गया था कि तुम लोग यहीं पर रुको, और जितने भी जानवरों को कोई भी क्षति होती है तो उनको स्पेशल उस कॉलेज में रोका गया। अच्छा। हाँ, और उनकी पूरी टीम को इसके साथ में रखा गया कि कहीं पर भी किसी प्रकार की क्षति होती है तो इनको वहां पर उनकी एम्बुलेंस में भेजा जाएगा, उनको सुरक्षित रखा जाएगा। इतना उनको किया गया है। जैसा द्रोण पंड्या है वो भी इसके लिए प्रयासरत है, और आगे उसको भी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, आगे की पीढ़ी तो के ये लिए। जो मकर संक्रांति पे मूल रूप से देखा जाए तो भगवान भास्कर जो है, भगवान सूर्य जो है वो उत्तरायण होते हैं, उत्तरायण होते हैं, दक्षिणायन से उत्तरायण होते बराबर हैं, बराबर। और शीतकाल का समय भी जो है वो शुरू हो जाता है। हाँ, तो ये जब दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और उस समय दान पुण्य और स्नान का विशेष महत्व रहता है, बिल्कुल सही। इसको लेकर के क्या कहा गया है? उत्तरायण भगवान की दिन का समय कहलाता है, दक्षिणायन भगवान का शयनावस्था कहलाती है। तो भगवान जब जगते हैं तो जगा हुआ आदमी या भगवान सभी का पुण्य करता है। भगवान के आदेशानुसार भीष्म पितामह थे, उन्होंने अपनी मृत्यु खुद निर्धारित की थी, और उन्होंने भी उत्तरायण का समय चुना था। अच्छा। इतने समय से वो बाणों की शैया पर पड़े रहे, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरा समय, अंतिम समय उत्तरायण के समय होना चाहिए ताकि मैं आपकी शरण में आ सकूं। तो ये उत्तरायण का जो समय है भगवान के लिए, अपने लिए, और सभी जितने भी पुण्य वर्ग है उन सब के लिए पुण्य का समय है। तो पुण्य जब आता है, पुण्य करने का समय आता है, दान करने का समय आता है, तो हमें कभी पीछे रुकना नहीं चाहिए। अगर इस समय अपनी मृत्यु होती है तो अपन भगवान के चरणों में जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उत्तरायण भगवान का शरीर है, और हमें उसके अनुसार अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तो ये जो आपने गणना की या जो चोपड़ा वाचन किया, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इस वर्ष में व्यापार कैसा रहने वाला है, और जो खेतीबाड़ी और हाँ, बारिश का मौसम है वो कैसा रहने वाला है? इस वर्ष व्यापार पर सरकार का नियंत्रण बहुत रहेगा। अच्छा। आयात और निर्यात पर बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रकार के नए प्रकार के टैक्स और नई प्रकार की चीजों को जोड़ करके और घटा करके अपन देखेंगे तो व्यापार में बहुत ही तकलीफ रहेगा। अच्छा। हाँ, शेयर बाजार में भी बहुत उतार चढ़ाव रहेगा इस वर्ष। दूसरा, फसल के लिए भी वर्ष का राजा बुध है और रवि का राजा गुरु है। दोनों राजा बहुत बढ़िया हैं, लोगों को भला करते हैं, लोगों को फायदा देते हैं, लेकिन कब? एक्टिव होने पर। जैसे कि अपने को आज से 15 दिन बाद खाद चाहिए, तो अपने को सुबह से पहले उस चीज को व्यवस्था कर देनी है, तो अपना फसल बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा। बिल्कुल। और नहीं, कल डालना है, आज ले आऊंगा, अभी ले आऊंगा, तो वो चीज वहां पर रुक जाएगी। तो इस वर्ष का जो समय है बिल्कुल एडवांस चलने का समय है। जितना अपन एडवांस चलेंगे उतना अपने को फायदा मिल जाएगा। इस वर्ष साइबर ठगी का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। अपन देख रहे हैं अभी कुछ समय पहले भी साइबर ठगी हुआ था, है ना? तो साइबर ठगी से भी लोगों को बहुत ठगा जाएगा, ऐसा भी संभावनाएं इस वर्ष ज्यादा हो रही है ना? और बाकी वर्ष बहुत बढ़िया है। इस वर्ष जो अलग अलग स्तंभ मिले हुए हैं उसमें अपन गणना की जाए तो इस वर्ष जो घास का स्तंभ है वो 21.47% है। अच्छा। तो घास अच्छी रहेगी, सामान्य रहेगी। और अनाज जो है वो 43.31% है, तो अनाज भी अपने को प्राप्त हो जाएगा। पानी है वो 3.64% है, तो पानी का थोड़ा कमी रहेगी, लेकिन जहां पर आवश्यकता रहेगी वहां पर पानी अपने को खंड वृष्टि का योग इस वर्ष दिखाई दे रहा है। अच्छा। और हवा जो है वो 53.38% है, तो हवा का भाग इस साल ज्यादा है। मतलब तूफान उफान आने की और ये भी संभावना है? तूफान, चक्रवात और भूकंप पहाड़ी इलाके जहां पर भी है, पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में और मैदानों में इस वर्ष बर्फबारी भी ज्यादा होगी। अपन देख रहे हैं अभी जहां पर भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फ की घटनाएं ज्यादा होंगी, बर्फबारी बहुत ज्यादा होगी, वहां पर तूफान भी ज्यादा आएंगे। बारिश के समय वहां बारिश भी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा। बिल्कुल। और गर्मी के समय वहां पर इतनी गर्मी होगी कि लोगों को परेशान हो जाएंगे। अच्छा। पहाड़ी इलाकों में इस वर्ष बहुत ऊंचा नीची हो जाएगी, और वहां के लोगों को प्राकृतिक प्रकोपों का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इस वर्ष जो है वो किस किस तरह की फसलों में या किस व्यापार में लाभ होगा, किस में नुकसान होगा? बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। इस वर्ष का जो रसेश जो है शनि है और निरशेष गुरु है,
तो इन दोनों राजाओं के कारण गुड़, शक्कर, घी, तेल, इत्र, अगरबत्ती, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, गैस, इन सब रसायनों के भाव में वृद्धि होगी। अच्छा। हाँ, इनके भाव बढ़ सकते हैं। दूसरा, और इनको प्राप्त करने में भी तकलीफ आएगी। जिन देशों से हमें निर्यात कर रहे हैं उन देशों से भी हमें प्राप्ति करने में तकलीफ आ सकती है। अच्छा। अभी सरकार ने कई कुछ घोषणाएं होगी, रूस से प्राप्त होने वाला ईंधन नहीं लिया जावे, ऐसा अमेरिका ने हमें आदेश दिया था, है ना। तो वो सब यही कारण है, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अपने को प्राप्त होता है। ठीक है। और चना है, हल्दी है, सरसों है, तुअर है, मेथी है, लहसुन है, प्याज, अभी आसमान फिर वापस को रुला रहा, अभी कोई सुना था, प्याज है, आलू है, और सूत, कपास, तिल, सोना, चांदी, तांबा, ज्वार, चना, मूंग, उड़द, इन सब के दामों में वृद्धि हो गई। अच्छा। ऐसा हमारा आकलन कह रहा है। और अभी जैसे बजट भी आने वाला है, हाँ हाँ, फरवरी में बजट आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। तो राज्य में अगर हम देखें तो व्यापारिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति कैसी रहने वाली है, क्योंकि राजनीतिक लेकर के भी उथल पुथल रहती है। बिल्कुल बराबर है। तो बजट के हिसाब से अपन देखा जाए तो बजट के अनुसार से नए टैक्स की संभावना, नया टैक्स स्लैब बन सकता है, ऐसी कोई संभावना लग रही है, जिससे लोगों को और सरकार कहीं ना कहीं सभी को कुछ ना कुछ फायदा देने की कोशिश करेगी। और हम भी यही चाहते हैं कि सभी को कुछ ना कुछ लाभ मिले, क्योंकि मध्यम वर्ग है या जो भी टैक्स पेई है वो कहीं ना कहीं हताहत हो रहा है किसी न किसी रूप में, महंगाई के दौर में। तो सरकार भला सोचे सभी का, ऐसा ही हमारी आशा है। तो बस अंत में है, और सवाल मेरा आखिरी ये है जी सर। कि जैसे अब अभी आप कर रहे हैं, चौथी पीढ़ी है, फिर आने वाले समय में इसको लेकर के कौन तैयार हो रहा है परिवार से, या कैसे जो है वो इसको आगे बढ़ाते रहेंगे आप? हाँ, सही बात है। मैं चौथी पीढ़ी हूँ, मुझे भी आगे से कहीं ना कहीं ज्ञान मिला है, तभी मैं इस चीज पर बैठा हुआ हूँ। और इसी ज्ञान को बढ़ाने के लिए मेरा पुत्र है, द्रोण पंड्या है, वेटरनरी डॉक्टरी कर रहा है वो। अभी उसके पास में समय नहीं था और कहीं ना कहीं उसको उलझाए रखा था, इसलिए वो आ नहीं पाया है। लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उसको ज्ञान समय पे दिया जाएगा और वो भी इस चीज को पारंगत हो जाएगा। ऐसी माता संक्रांति का आशीर्वाद मिला तो सभी ये पीढ़ियां आगे बढ़ती रहेंगी, और लोगों की श्रद्धा है, लोगों का आशीर्वाद है, और इसके कारण से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और एक दूसरे से सनातन धर्म की जो जुड़ाव है उसको हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। लोगों की श्रद्धा है, उस श्रद्धा को जोड़ कर रखना चाहते हैं। लोगों की आस्था है और इस आस्था से ही सभी जुड़े हुए हैं। बेणेश्वर देखते हैं अपन, लोग कितने भीड़ इकट्ठी होती है, उनको भी कहीं बुलाया नहीं जाता है, लेकिन वो और पुराना है। लेकिन हमारा ये जो है, यहाँ पर भी लोगों को बुलाया नहीं जाता है, फिर भी एक अलग ही उनके अंदर जो उमंग है उसको देख करके इतना आनंद आता है। आप पधारिएगा कभी और जीवन उसका भी आनंद लीजिएगा, तो आपको भी बहुत मजा आएगा। लोगों की श्रद्धा देखने को मिलेगी और लोगों का जो उमंग है उसको अलग ही आनंद से देखने का मौका मिलेगा आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, अभी जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी कि आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे में अगर 135 साल से कोई परंपरा अगर चली आ रही है, तो वाकई में कुछ तो उसमें ऐसा होगा जिसके प्रति लोग आज भी आकर्षित हैं, और हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर उस बातचीत को सुनते हैं, उस भविष्यवाणी को सुनते हैं, उस अनुमान को सुनते हैं, और अपने जीवन के 1 साल का निर्णय वहां पर प्राप्त करते हैं। तो आज दक्षेश जी पंड्या, जो पंड्या परिवार से चौथी पीढ़ी है, उनसे हमने बातचीत की, जाना इस पूरी परंपरा के बारे में, और समझा कि मकर संक्रांति पे क्या होता है, क्या चीजें पढ़ी जाती हैं, क्या चीजें समझी जाती हैं, और कैसे वो इस पूरे आयोजन को करते हैं। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं इसके बारे में और कुछ, तो अगले साल मकर संक्रांति पर आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जरूर भोंगड़ा पहुंचे, और आप लाइव इस चीज को देख सकते हैं कि कैसे ये 135 साल पुरानी परंपरा चली आ रही है, और इसे सुनने हजारों लोग पहुंचते हैं। तो आज की शख्सियत कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ दक्षेश जी थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पे जाके आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। वहां अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। आप हमें व्यक्तिगत रूप से कुछ बताना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 94 14 10 24 99। आप उस पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं।
और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, क्योंकि ऐसे ही अनूठे कार्यक्रम, अद्भुत गेस्ट लेकर हम आते रहेंगे। तो शख्सियत कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत से, जानने की कोशिश करेंगे उनके जीवन के बारे में और सीखने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सबक जो हमारी भी जिंदगी में काम आ सके। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।